हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, हम आज परमाणु की संरचना का सेकंड पार्ट लेकर एक बार पुनः उपस्थित हैं आप सभी के मध्य। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं विद्यार्थियों, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का आज हम दूसरा चैप्टर परमाणु की संरचना का दूसरा पार्ट हम कह दें, और उसमें हम बात करेंगे परमाणु प्रतिरूप, यानी परमाणु के अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या क्या मॉडल प्रस्तुत किए हैं, क्या क्या प्रतिरूप दिए हैं, उनके बारे में आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्लियर विद्यार्थियों? तो चलते हैं, परमाणु प्रतिरूप कौन कौन से हैं, उनकी क्या संरचनाएं हैं, उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। क्लियर विद्यार्थियों? तो सबसे पहले हम बात करेंगे थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप। किसकी बात करेंगे? थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप। तो देखो विद्यार्थियों, थॉमसन ने अपने परमाणु प्रतिरूप में, थॉमसन का जो परमाणु प्रतिरूप था उसमें क्या कहा? उसने ये कहा था कि परमाणु जो है वो एक क्या है, परमाणु एक क्या है, गोलाकार ठोस धनात्मक गोला होता है। ये क्या है? एक परमाणु प्रतिरूप है। ये किसने बताया था? जे थॉमसन ने बताया था। क्लियर? कहा क्या उसने ये कहा था कि ये जो ये बाहर ये गोलाकार जो संरचना है, इस गोलाकार संरचना का जो बाहरी आवरण है, जो परत है, इसको पर्दी कहते हैं। ये पर्दी क्या है? एक धनात्मक, यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस आवेश पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इसके ऊपरी वाले भाग पर क्या पाया जाता है? प्लस आवेश पाया जाता है। क्लियर? आ रहा है ना समझ में? आगे हम बात करें कि ये जो धनात्मक गोला है, इस धनात्मक गोला को उसने क्या कहा? इसको ही परमाणु प्रतिरूप कहा। इस धनात्मक गोले के अंदर जगह जगह यहाँ ऋणावेश पाए जाते हैं, और इन ऋणावेश को उसने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन कहा। क्लियर विद्यार्थियों? यानी एक बार मैं पुनः बता देता हूँ कि थॉमसन का जो परमाणु प्रतिरूप है, उसने ये कहा था कि परमाणु एक क्या है, ठोस धनात्मक गोला होता है, और उस गोले का बाहरी जो भाग है वो धनावेश होता है। वह अंदर जगह जगह पर एक निश्चित स्थान पर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर? अब इसके बाद में इसकी तुलना उसने मिठाई से भी की, और मिठाई में जो प्लम पुडिंग मॉडल है उसके नाम से विख्यात हुआ। इसी प्रकार से जो तरबूज है, उस तरबूज को अगर हम काट दें तो तरबूज को काटने पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमारे पास नज़र आती है। ये क्या है? तरबूज मॉडल है। क्लियर? इसमें यहाँ ये जो रेड जो भाग है, गूदा जो होता है तरबूज का, वो तो उसने क्या कहा कि ये धनावेश वाला भाग है। क्या है? धनावेश वाला भाग है। लेकिन इसमें जगह जगह पर जो बीज लगे होते हैं उस लाल गूदे के अंदर, वो उन बीजों को उसने क्या कहा कि ये ऋणावेश वाला भाग है, जो इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्या दिया विद्यार्थियों? इलेक्ट्रॉन। इसलिए थॉमसन ने अपने मॉडल को, अपने जो प्रतिरूप प्रस्तुत किया, उसकी तुलना किससे की? कटे हुए तरबूज से भी उसने की। किससे की? कटे हुए तरबूज से की। क्लियर विद्यार्थियों? आ रहा है ना समझ में? ओके। अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात और हो सकती है। तो थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप के अनुसार परमाणु एक धनात्मक गोला होता है। क्या है ये? एक धनात्मक गोला है। क्लियर? अब हम बात करें जिसमें इलेक्ट्रॉन जगह जगह पर मध्य में उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? ये जगह जगह पर मध्य में उपस्थित होते हैं। क्लियर? अब इसमें मध्य में उपस्थित होंगे, जबकि धन आवेश गोले के बाहर पर्दी पर स्थित होता है। यानी जो प्रोटॉन है, यानी धनावेश जो है वो कहाँ होगा? उसकी पर्दी पर स्थित होगा। इसकी तुलना थॉमसन ने एक मिठाई से की, इसलिए इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, जिसमें केक में जगह जगह पर सूखे काजू, किशमिश या मेवे जो उपस्थित होते हैं, उससे उसने क्या है? इलेक्ट्रॉन की तुलना की। इसी प्रकार थॉमसन ने परमाणु प्रतिरूप को कटे हुए तरबूज से भी तुलना की, लेकिन बाद में ऐसे ही इसे क्या है?
बाद में इसको क्या है खारिज कर दिया, यानी असफल रहा। हालांकि थॉमसन ने अपना जो परमाणु प्रतिरूप है वो इतना ही बताया, लेकिन आगे जब अर्नेस्ट रदरफोर्ड आया तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के परमाणु प्रकीर्णन का ये व्याख्या नहीं कर पाया, इसलिए ये क्या है असत्य साबित कर दिया गया। क्लियर विद्यार्थियों? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये हमारी क्लास आपको अच्छे से समझ में आ रही है और पसंद आ रही है आपको, तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। क्लियर विद्यार्थियों? दूसरे की अगर हम बात करते हैं, दूसरा जो मॉडल है वो दूसरा मॉडल है अर्नेस्ट रदरफोर्ड का। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किस बात के बारे में हमें जानकारी दी है? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक इस प्रकार से क्या है एक अपना प्रतिरूप प्रस्तुत करने से पहले एक क्या है उपकरण तैयार किया, और इस उपकरण में उसने लिया क्या क्या था? तो एक तो लिया था एल्फा कण उत्सर्जित, हीलियम के एल्फा कण उत्सर्जन का एक स्रोत लिया था। ये क्या है, एक जो डब्बा सा दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये है एल्फा कण उत्सर्जन का स्रोत। क्या विद्यार्थियों? एल्फा कण उत्सर्जन का स्रोत। क्लियर? यहाँ पर ये जो पट्टिका आपको दिख रही है इस प्रकार की, ये गोलाकार जो पट्टिका ये जो आपको नज़र आ रही है, ये पट्टिका क्या है? ये एक पर्दा है। क्या है विद्यार्थियों? ये एक पर्दा, यानी प्रतिदीप्ति उत्पन्न करने का। और ये पर्दा क्या है? लेपित और है विद्यार्थियों किससे? जिंको सल्फाइड से, यानी ZnS। जिंक सल्फाइड का सूत्र क्या होता है? ZnS होता है। तो इस ZnS से ये क्या है गोलाकार प्रतिदीप्ति जो आवरण है ये क्या है यहाँ पर इसके चारों ओर लगा हुआ है। क्लियर? अभी मैं काम बताऊंगा इसका क्या काम है। फिर इसके मध्य में यहाँ पर ये जो पत्ती दिख रही है आपको, पन्नी सी दिख रही है, ये क्या है? एक सोने की पन्नी है, बहुत बारीक पन्नी है जो कि क्या है ये सोने धातु से ही क्या है बनी हुई है। क्लियर? अब ये जब उपकरण उसने सेट कर लिया तो फिर उसने इस प्रयोग को करना प्रारंभ किया। तो प्रयोग को प्रारंभ करते समय उसने सबसे पहले यहाँ से एल्फा कणों की बौछार की। किस पर? इस सोने की पन्नी पर। जैसे कि यहाँ से ये सोने की पन्नी पर ये क्या एल्फा कणों की बौछार हो रही है, और जैसे ही एल्फा कणों की बौछार होती है सोने की पन्नी पर तो कुछ एल्फा कणों इससे अंदर से निकलते हैं और यहाँ पर जाके क्या है इस पर्दे पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं। और वो चमक उत्पन्न करेंगे तभी तो पता लगेगा हमें कि ये एल्फा कण इसमें से होकर क्या है इस पर्दे पर हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी निकल रहे हैं। क्लियर विद्यार्थियों? तो इस प्रकार से ये क्या है ये उपकरण उसने तैयार किया और सोने की पन्नी पर एल्फा कणों की बौछार की। अच्छा, ये जब करने के बाद में उसने क्या निष्कर्ष निकाले, वो कहाँ तक अपना प्रयोग में वो सफल रहा, तो आगे हम इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या इम्पोर्टेंट बात हो सकती है अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में, तो उसको हम जानते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1611 ईस्वी में सोने की पतली पन्नी अथवा पर्णिका पर एल्फा कणों या हीलियम के नाभिक की बौछार की। मैं आपको बता देता हूं कि जो सोने की पन्नी थी, इस सोने की पन्नी का जो आकार आकृति व्यास है वो कितना था, तो मैं बता देता हूं वो था 100 नैनोमीटर अथवा 10⁻⁷ मीटर के बराबर। कितना? या तो हम कह दें इसको 100 नैनोमीटर नैनोमीटर से हम कह सकते हैं, या अथवा कह सकते हैं 10⁻⁷ मीटर के बराबर। यानी इतनी पतली पन्नी थी और इतनी पतली पन्नी को उसने क्या अपने प्रयोग में शामिल किया। क्लियर? आ रहा है ना समझ में? ओके, आगे हम बात करें तो आगे हम बात करेंगे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया था जैसे हीलियम के नाभिक को बौछार जिसके चारों ओर क्या लगाया था जिंक सल्फाइड ZnS का लेपित एक हमने क्या लगाया वृत्ताकार आवरण व्यवस्थित किया। क्यों किया वृत्ताकार आवरण? क्योंकि यहाँ पर जो भी परीक्षण नजर आएगा, जो भी अल्फा कण उत्सर्जित होंगे वो इस सोने की पन्नी से होकर गुजरेंगे, तो इसके चारों ओर पर्दा लगाने से वो वहाँ पर क्या है प्रतिदीप्ति यानी उत्पन्न होंगे, यानी चमक उत्पन्न होगी, जिससे पता लगेगा कि अल्फा कण उत्सर्जित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्लियर? प्रयोग व्यवस्थित किया तो इस प्रयोग के समय
इसने निम्न प्रकार के परीक्षण प्राप्त हुए। और वो परीक्षण कौन कौन से थे, क्या उसने अपने प्रयोग में देखा? तो नंबर 1 पर तो था कि अधिकांश जो अल्फा कण है वो बिना विक्षेपण के सीधे निकल गए, यानी अधिकांश जो अल्फा कण थे उसमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं हुआ, जैसे आए वो सीधे ही निकल गए। आगे मैं चित्र के द्वारा आपको बता दूंगा कि ये परीक्षण जो हैं वो कहाँ कैसे नजर आए। दूसरे नंबर पर बात करेंगे, कुछ कण जो थे वो 90 डिग्री के कोण पर और कुछ कण 120 डिग्री के कोण पर विक्षेपित होकर निकल गए। क्लियर? 90 डिग्री तो आप जानते हैं, जैसे ये परीक्षण है तो यहाँ ये 90 डिग्री का कोण है, 120 डिग्री का कहाँ होगा, 90 से ज़्यादा का होगा। क्लियर? तो इस प्रकार से क्या है, कुछ तो अल्फा कण 90 डिग्री के कोण पर, कुछ 120 डिग्री के कोण पर विक्षेपित तो होकर निकल गए। क्लियर? लेकिन तीसरे पॉइंट में क्या कहा उसने कि 20,000 अल्फा कण, क्या 20,000 अल्फा कणों में से एक कण नहीं है, एक कण है ये, 20,000 कणों में से एक कण ऐसा भी था जो 180 डिग्री के कोण पर क्या है, विक्षेपित तो हुआ, अर्थात तो पतली पन्नी से टकराकर पुनः उसी मार्ग पर लौट आया। अब ये किस प्रकार से परीक्षण देखने को मिले तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो ये किस प्रकार से इनका परीक्षण देखने को मिला। जैसे देखो इसके अंदर ये क्या है, एक सोने की पन्नी है, ये क्या है, एक सोने की पन्नी। इस सोने की पन्नी में से होकर देखो ये क्या है, इसका बीचों बीच में केंद्र है, यहाँ से कुछ अल्फा कण तो ये इस प्रकार से ऐसे सीधे निकल गए ये। क्लियर? पहले पॉइंट में मैंने आपको ये बताया था अधिकांश अल्फा कण क्या हो रहे हैं, ये सीधे जा रहे हैं। क्लियर? और इनमें से कुछ जो अल्फा कण हैं, जिनमें से कुछ अल्फा कण है वो इस प्रकार से ऐसे विक्षेपित हुए, यानी 120 डिग्री के कोण पर ये क्या है, विक्षेपित तो हो गई। क्लियर? लेकिन 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा था जो यहाँ से आया और इस प्रकार से ये क्या वापस रिटर्न हो गया। यानी ये घटना ऐसी थी कि अगर हम इस प्रकार से सोचें कि एक बंदूक की गोली बंदूक से निकलकर और एक मच्छर से टकराने के बाद में, या मच्छर से टकराने के बाद में स्वयं बंदूक चलाने वाले व्यक्ति को ही चोट मार दे, तो ऐसी घटना यहाँ देखने को मिली। समझ रहे हो ना किसी बात को? यानी बंदूक चलाने वाला जो व्यक्ति है उसी को वो मच्छर से टकराने के बाद में वापस चोट मारती है, ऐसी घटना यहाँ देखने को मिली, जो एक आश्चर्यजनक घटना थी। क्लियर? आ रहा है ना समझ में? ओके। अब हम बात करें कि ये जो प्रेक्षण हैं, इन प्रेक्षणों के आधार पर इसने अपने परमाणु प्रतिरूप को किस प्रकार से क्या किया, प्रस्तुत किया। क्लियर? यानी कैसे ये प्रस्तुत किया, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्लियर? आपको आया होगा समझ में कि ये परीक्षण जो थे वो कैसे कैसे हमें दिखाई दिए। क्लियर? अल्फा कणों प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष थे? तो पहला निष्कर्ष तो यही था, परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, रिक्त होता है, यानी अधिकांश भाग क्या है, खोखला है, तभी तो ये सीधे निकले। यानी जैसे मैंने यहाँ दिखाया गया है कि ये क्या है, रिक्त स्थान है, जगह जगह पर इस निश्चित स्थान पर ये क्या पाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। और नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन धनात्मक वाला भाग है। तो ये जो रिक्त स्थान है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, इसका रिक्त स्थान है। तो यहाँ से होकर जो अल्फा कण निकले वो कैसे निकले, सीधे निकले, यानी वहाँ पर किसी प्रकार का क्या है, कोई मूवमेंट नहीं हुआ। क्लियर? यानी अधिकांश जो भाग है परमाणु का वो क्या है, रिक्त स्थान होता है, खाली होता है। क्लियर? दूसरे हम बात करते हैं कि समस्त धन आवेश परमाणु के एक जगह पर केंद्रित होता है। परमाणु का जो समस्त धन आवेश है वो क्या क्या होगा, परमाणु के एक जगह केंद्र में स्थित होगा, यानी नाभिक के अंदर ही। तभी तो यहाँ पर ये जो अल्फा कण है वो मध्य भाग नाभिक से टकरा के वापस लौट आया। अन्यथा अगर ऐसे मध्य में नहीं होता तो अन्य स्थान पर होता तो वहीं से भी क्या है, ये टकरा के वापस आता। लेकिन क्या कहते हैं कि समस्त जो धन आवेश है वो परमाणु के एक जगह पर केंद्रित तो होता है, वो कहाँ होता है, नाभिक में। क्लियर? तीसरा परीक्षण निष्कर्ष क्या था कि धन आवेश द्वारा घेरा गया स्थान, यानी धनावेश द्वारा जो घेरा गया स्थान है वो परमाणु के आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। धनावेश द्वारा घेरा गया स्थान जो है वो परमाणु के आयतन की तुलना में क्या है, बहुत कम होता है। क्लियर विद्यार्थियों? इन निष्कर्षों के आधार पर
रदरफोर्ड ने नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप प्रस्तुत किया, जिसके कुछ बिंदु यहाँ पर मैंने आपको स्पष्ट किए हैं। पहला बिंदु क्या है, परमाणु के समस्त धनावेश व द्रव्यमान उसके मध्य में छोटे से भाग नाभिक में केंद्रित होता है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। यानी परमाणु का अधिकांश जो धनावेश है और वह द्रव्यमान है उसके छोटे से मध्य वाले भाग है, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, नाभिक कह रहे हैं, उसमें केंद्रित होता है। और नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होती है। क्लियर। दूसरा क्या है, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, जिसमें ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में तेजी से चक्कर लगाते हैं या तेज गति से क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। इन वृत्ताकार पथों को क्या कहा, कक्ष अथवा कोष कहा। क्लियर विद्यार्थियों। तो ये वृत्ताकार जो कक्ष हैं या कोष हैं वो कहाँ और कैसे होते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं। क्लियर। जैसे ये क्या है, बीचों बीच में ये नाभिक है, इस नाभिक में नाभिक के चारों ओर ये क्या है, कक्षक हैं, ये कोष हैं। पहला कोष क्या कहलाएगा, के कोष कहलाएगा, दूसरा एल कहलाएगा, तीसरा एम और चौथा एन। क्लियर। इसी प्रकार से इनके क्या हैं, इनकी संख्याएं दी हैं, के एल एम एन ओ। क्लियर। आगे बोर का जब हम परमाणु प्रतिरूप पढ़ेंगे तो वहाँ और इसको स्पष्ट करेंगे। तीसरा जो प्रेक्षण था, निष्कर्ष था, वो क्या था, धन आवेशित नाभिक व ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण बल तीव्र गति से घूमते इलेक्ट्रॉन के अभिकेंद्रीय बल से संतुलित रहता है। क्या समझे, यानी धनावेशित जो नाभिक है वो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल है वो तीव्र गति से घूमते इलेक्ट्रॉन के अभिकेंद्रीय बल से संतुलित होता है। यानी मेरा कहने का अर्थ है कि जब कोई वस्तु या कोई भी जो चीज़ है वो वृत्ताकार पथ में तभी घूम पाएगी जब उसका अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल दोनों क्या हों, संतुलित, अन्यथा वो किसी एक निश्चित दिशा में गति करेगी, वो तभी घूम पाएगी। जैसे हम कोई भी धागे से बांधकर एक कंकड़ को इस प्रकार से चारों ओर घुमाते हैं तो ये तभी तक घूमेगा जब इसका बाहर का बल और अंदर केंद्र की ओर लगने वाला बल संतुलित है, तो वो एक क्या है, निश्चित स्थान पर घूमता रहेगा, अन्यथा वो नहीं घूम पाएगा। क्लियर। चौथा जो निष्कर्ष था वो क्या था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन पर कुल ऋण आवेश नाभिक के कुल धनावेश के बराबर होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। क्लियर विद्यार्थियों। आगे अपन बात करें नेक्स्ट, ये तो था आपका, हाँ तो ये तो था विद्यार्थियों आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप, जिसके मैं आपको प्रेक्षण और निष्कर्ष दोनों चीज़ें पे बात कर चुका हूँ। अब बात ये आती है कि रदरफोर्ड ने इतना प्रयास करने के बावजूद भी अपने प्रयोग में क्या कमी रह गई थी, तो वो कमियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दो कमी थी इसकी। पहली कमी तो ये थी कि धन आवेशित नाभिक के चारों ओर घूमता ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन त्वरण के कारण ऊर्जा विकिरण उत्सर्जित करेगा। यानी ये तो सत्य बात है कि अगर कोई व्यक्ति काम करेगा तो उसकी ऊर्जा में लॉस होगा। ठीक है, अगर कोई पिंड है, कोई वस्तु है, वो गति कर रहा है तो गति करने के कारण उसकी ऊर्जा में क्या है, कमी आएगी, जिससे लगातार ऊर्जा में कमी आएगी तो इलेक्ट्रॉन अंततः वो नाभिक में गिर जाना चाहिए था और परमाणु का स्थायित्व फिर नष्ट हो जाएगा, स्थायित्व नहीं रहेगा। ठीक है, गिर जाना चाहिए तो, लेकिन ऐसे नहीं होता है। वो इलेक्ट्रॉन चारों ओर भ्रमण तो कर रहा है और भ्रमण करते समय उसकी ऊर्जा क्या है, नष्ट होनी चाहिए धीरे धीरे और अंत में जो नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ को कौन नहीं समझा पाया, रदरफोर्ड नहीं समझाया सका। क्लियर। जैसे देखो मैं बता देता हूँ कि ये कोई क्या है, नाभिक है। इस नाभिक के चारों ओर ये यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन इसके क्या है, ऐसे चारों ओर घूम रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो स्वाभाविक बात है एक चक्कर पूरा करने में कुछ ऊर्जा तो लॉस जाएगी। तो धीरे धीरे ये जब धीरे और लास्ट में अंत में ये नाभिक में गिर जाना चाहिए यहाँ, और नाभिक में जब गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन तो ये परमाणु का स्थायित्व क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होता है। इस चीज़ को कौन नहीं समझा पाया, रदरफोर्ड नहीं समझाया सका। क्लियर विद्यार्थियों। ये इसकी क्या थी, एक मेजर कमी थी। दूसरी कमी क्या थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए निश्चित पथ नहीं बता सका। यानी
जबकि आज देखते हैं कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित पथ पर ही क्या करते हैं, गति करते हैं। लेकिन इसके बारे में रदरफोर्ड स्पष्ट नहीं कर सका। इसने ये जरूर बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जगह जगह पर क्या है, व्यवस्थित होते हैं, लेकिन ये एक निश्चित पथ के बारे में कोई जानकारी इसने नहीं दी। क्लियर विद्यार्थियों। इसके बाद में हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी, जेम्स चैडविक या जे चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की। क्लियर। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, बताओ कौन 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 बताएंगे। प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक, अर्नेस्टो रदरफोर्ड। क्लियर। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। क्लियर। आगे हम बात करें नेक्स्ट जो परमाणु मॉडल है, और वो नेक्स्ट परमाणु मॉडल क्या है, नेक्स्ट परमाणु मॉडल है हमारा बोहर का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप। क्लियर। ये क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु प्रतिरूप। तो मैं आपको बता देता हूं कि हाइड्रोजन का परमाणु प्रतिरूप किसने दिया था, नील्स बोहर ने। कब दिया था, 1912 ईस्वी में। कब, 1912 ईस्वी में नील्स बोहर ने संकल्पनाओं पर आधारित नया परमाणु प्रतिरूप दिया। और क्वांटम सिद्धांत पर आधारित बोर के हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप की मुख्य अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। ये अपने प्रयोग पर क्या अवधारणाएं दी थी, तो पहली अवधारणा यही थी कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या एवं वृत्ताकार कक्षाओं में ही गति करता है। इन्हें कक्षा अथवा कोश कहा जाता है। क्लियर विद्यार्थियों। इन कक्षाओं को 1, 2, 3, 4 या KLMNO से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ n बराबर क्या है, 4 है, m बराबर 3 है, L बराबर 2 है, और n बराबर क्या है, K बराबर क्या है यहाँ पर 1। क्लियर विद्यार्थियों। और इसी आधार पर इनकी क्या है, अलग अलग एनर्जी होती है। ऊर्जा भी इन सभी कक्षकों की क्या होती है, अलग अलग होती है। और ऊर्जा स्तर के आधार पर ही यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने का जो सूत्र है वो है 2n स्क्वायर, n स्क्वायर। क्लियर। n क्या है यहाँ पर, वही कोश या कक्षक की संख्या। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग MBR h/2 पाई का गुणज होता है। क्या, MBR किसका होता है, MBR h/2 पाई का क्या होता है विद्यार्थियों, गुणज होता है। क्लियर। m यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान विभेग है, और r क्या है, त्रिज्या, और h क्या है यहाँ पर, प्लांक स्थिरांक या प्लांक नियतांक। क्लियर विद्यार्थियों। एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक ही वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है तो उसमें उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परंतु उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में, उच्च कक्षा निम्न कक्षा का अर्थ समझ लो। यहाँ जैसे नाभिक है तो पहली कक्षा क्या होगी, K, दूसरी क्या होगी, L। तो अगर मान के चलो इलेक्ट्रॉन K से L में जाए, K से L में या L से M में जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, तो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में अथवा निम्न से उच्च कक्षा में जाते समय ऊर्जा का क्रमशः क्या होता है, उत्सर्जन व अवशोषण होता है। क्लियर विद्यार्थियों। यानी मेरा कहने का अर्थ है कि जब वो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो वहाँ पर ऊर्जा में क्या आता है, परिवर्तन आता है, परिवर्तन होता है। क्लियर विद्यार्थियों। तो ये आज मैंने इस क्लास के अंदर, आज की क्लास के अंदर मैंने आपको जे थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप, नील्स बोहर का परमाणु प्रतिरूप और अर्नेस्ट रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग का परमाणु प्रतिरूप प्रस्तुत किया, यानी आपको स्पष्ट तरीके से समझा दिया है। क्लियर विद्यार्थियों। और मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैं देखता हूँ कि विद्यार्थी कमेंट करके बताते ही नहीं हैं। अरे आप कमेंट करके बताइए, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान होगा। क्लियर। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है।
कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप का ये दायित्व है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना है ये विद्यार्थियों, जिससे कि आपको क्या है, जब भी एक नई क्लास हमारे चैनल पर आएगी तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे कि आप उसका लाभ तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। क्लियर विद्यार्थियों? और मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट जो क्लास है और वो नेक्स्ट क्लास में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास परमाणु की संरचना से ही संबंध होगी। और परमाणु की संरचना में मैं आपको पहले पार्ट के अंदर परमाणु की संरचना क्या है उसके बारे में बता चुका हूँ, जो आपको प्लेलिस्ट में आपके अपने यूट्यूब चैनल दशरथ सिंह सैनी पर मिल जाएगी। क्लियर? और आज हमने परमाणु प्रतिरूप जो 3 प्रतिरूप थे उनके बारे में भी स्पष्ट अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट जो है क्लास वो परमाणु प्रतिरूप की 3rd पार्ट लेकर मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः धन्यवाद और अभिनंदन।